अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, तो क्लास 9th के लिए आज का टॉपिक जो है डेट इज़ हम पढ़ रहे थे फार्मिंग प्रैक्टिसेस। कौन कौन से प्रैक्टिसेस जो है जो हम अपने फार्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो हम अपने खेतों में इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारे खेत जो हैं वहाँ से हमें प्रोडक्शन जो है वो अच्छे निकले। ठीक, तो उसमें हमने नंबर 1 जो मेथड वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं वो पढ़ी थी, डेट इज़ द क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट। कि क्रॉप्स की वेराइटी जो है उसको कैसे हम इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। उसमें आपने पढ़ा था वहाँ पे ब्रीडिंग होती है, वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन होती है, और इसी से हम देखते हैं वहाँ पे हाइब्रिड्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हाइब्रिड सीड्स का जब इस्तेमाल करते हैं, हाइब्रिड क्रॉप्स का हम जब इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं, वहाँ पे हम देखते हैं कि हमारा यील्ड जो होता है, हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो अच्छा निकलता है। सेकंड हमने इसमें पढ़ा था क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। अब हम क्रॉप जो है जब वो तैयार होते हैं तो वहाँ पे हमें कौन कौन से प्रैक्टिस वहाँ पे इस्तेमाल करने, कैसे हम अपने इन क्रॉप्स को हम वहाँ पे मैनेज कर सकते हैं। तो उसमें हमने नंबर 1 पॉइंट जो हमने पढ़ा था दैट इज़ द न्यूट्रेंट, डेट इज़ द न्यूट्रेंट मैनेजमेंट। तो न्यूट्रेंट मैनेजमेंट में आपको पता है कि हम जैसे हमें जो है गुज़ा की ज़रूरत पड़ती है, इसी तरह से हम देखते हैं प्लांट जो होते हैं इनको भी फूड जो है उसकी ज़रूरत पड़ती है। तो हम देखते हैं इनको न्यूट्रेंट्स की ज़रूरत होती है, और वो न्यूट्रेंट जो होते हैं प्लांट जो होते हैं इनको वो आयर से इनको सप्लाई होता है, वाटर से इनके न्यूट्रेंट सप्लाई होते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं सॉइल से इनसे हम देखते हैं न्यूट्रेंट जो होते हैं वो इनको हम देखते हैं मुहैया होते हैं। तो हम देखते हैं कि 16 न्यूट्रेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो एसेंशियल होते हैं प्लांट्स के लिए। और उसमें हमने पढ़ा था एयर जो होता है, वाटर जो होता है, सॉइल जो होता है, वो हम देखते हैं कि कुछ न्यूट्रेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो ये तीन जो है ये इनको फराहम कर दे है। जैसे आपने माइक्रो न्यूट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था, माइक्रो न्यूट्रेंट्स के बारे में पढ़ा था। ठीक, तो इसी तरीके से हम देखते हैं आज जो टॉपिक जो है डेट इज़ द मैन्यूअर। तो हम कैसे जो है अपने क्रॉप प्रोडक्शन जो है इसको बढ़ा सकते हैं, डेट में हमें वहाँ पे मैन्यूअर का इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैन्यूअर जो होता है ये हम देखते हैं ऑर्गेनिक मैटर होती है। डेट में ऑर्गेनिक मैटर का मतलब है वो वाला मैटर होता है जो हम देखते हैं जो प्लांट्स और एनिमल से हासिल किया जाता है, डेट में लिविंग थिंग से हासिल किया, डेट नोन एज द ऑर्गेनिक मैटर। और ये ऑर्गेनिक मैटर जो होती है इसी का हम देखते हैं मैन्यूअर बना दिया जाता है, और ये मैन्यूअर जो होता है ये सप्लाई करता है स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ द न्यूट्रेंट्स टू द सॉइल। दैट मीन्स बहुत ही कम न्यूट्रेंट जो होते हैं वो हम देखते हैं इस मैन्यूअर के ज़रिए हम देखते हैं वो ऐड होते हैं किस में, सॉइल में ऐड होते हैं। और मैन्यूअर जो होता है इसको हम देखते हैं इसको कैसे तैयार किया जाता है। तो मैन्यूअर जो होता है इसको तैयार किया जाता है बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ द एनिमल एक्सक्रीटा एंड प्लांट वेस्ट। जो हम देखते हैं जो हमारे डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं जो उनके एक्सक्रीटा होता है, डेट मीन्स जो काउ डंग होता है, और इसी तरह से हम देखते हैं जो प्लांट्स के वेस्ट्स होते हैं। ठीक, तो इनको हम देखते हैं इनकी डिकम्पोजिशन जब होती है, जब ये रॉटन हो जाते हैं तो स्पॉइल हो जाते हैं, तो इनके बाद हम देखते हैं वहाँ पे जो है वहाँ पे मैन्यूअर बन जाता है। तो मैन्यूअर जो होता है इनसे हम देखते हैं ये कैसे बेनिफिशियल है हमारे फील्ड्स के लिए। तो मैन्यूअर जो होते हैं ये हम देखते हैं इनरिचिंग सॉइल विद द न्यूट्रेंट्स। तो ये हम देखते हैं हमारे सॉइल जो होती है उसमें हम देखते हैं न्यूट्रेंट जो होते हैं उनको इनरिच करते हैं, उनको ऐड करते हैं, और इसी तरह से हम देखते हैं सॉइल की फर्टिलिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर की वजह से, इस मैन्यूअर की वजह से हम देखते हैं कि इसमें सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो हम देखते हैं वो इम्प्रूव हो जाता है। सॉइल स्ट्रक्चर जो होता है वो हम देखते हैं वो मैन्यूअर के ज़रिए हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो जाता है। तो इसमें हम देखते हैं ये इंक्रीज़ करता है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इन द सॉइल। तो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो हमारे सॉइल जो होती है उसमें बढ़ जाती है, ताकि बहुत देर के लिए हम देखते हैं वहाँ पे ये सॉइल जो होता है उसमें हम देखते हैं इसमें पानी रहता है। और इसी से हम देखते हैं जो क्लियरी सॉइल होती है वहाँ पे हम देखते हैं लार्ज क्वांटिटीज ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर हेल्प इन द ड्रेनेज एंड इन अवॉइडिंग वाटर लॉजिंग। तो हम देखते हैं इस मैन्यूअर की वजह से, इस ह्यूमस की वजह से हम देखते हैं कि ये क्लेरी सॉइल जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं उन अच्छा खासा ड्रेनेज सिस्टम वहाँ पे बन जाता है, और वहाँ पे हम देखते हैं वाटर लॉजिंग कैपेसिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो वहाँ पे कम हो जाती है। तो ये हम देखते हैं ये है फ़ायदे मैन्यूअर के। तो मैन्यूअर जो होता है जिसको ह्यूमस भी कहा जाता है या पाह जिसको हम कहते हैं, तो ये हम देखते हैं हमारे घरों में जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होते हैं उनका एक्सक्रीटा, काउ डंग वगैरह जो होता है, उसके प्लांट वेस्ट जो होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं, जब वो डिकम्पोज हो जाते हैं तो उनसे हम देखते हैं
मैन्यूवर्स बन जाते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं इन यूजिंग मैन्यूवर वी यूज बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल विच इज एडवांटेजेस इन प्रोटेक्शन आवर एनवायरनमेंट फ्रॉम द एक्सेसिव यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो हम देखते हैं जब हम मैन्यूवर का इस्तेमाल करते हैं अपने फील्ड्स में, डेट में उससे एक तो ये वाली कि हमारा ज़मीन जो होता है वो इनरिच हो जाता है, उसकी सॉइल फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज हो जाती है, न्यूट्रेंट्स उसमें ऐड हो जाते हैं। और इसी से हम देखते हैं इसका और एक बड़ा एडवांटेज जो है मैन्यूवर का, डेट इज प्रोटेक्टिंग आवर एनवायरनमेंट। इससे हम देखते हैं हमारा एनवायरनमेंट जो होता है वो हम देखते हैं वो बच जाता है। अगर हम फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करते हैं तो फर्टिलाइजर खाद वगैरह जो होते हैं उसके हम देखते हैं वो डैमेज करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट जो है उसको नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन मैन्यूवर जो होते हैं इनके ज़रिए हम देखते हैं कोई भी हम देखते हैं कि हार्मफुल इफेक्ट जो होता है वो हम देखते हैं हमारे एनवायरनमेंट पे नहीं होता है। तो यूजिंग बायोलॉजिकल वेस्ट मटेरियल इज आल्सो ए वे ऑफ रिसाइकलिंग फार्म वेस्ट। और इसी से हम देखते हैं जो भी हमारे फार्मर से वेस्ट निकले, जो हम हमारे खेतों से वेस्ट्स निकलते हैं, ठीक, तो उन वेस्ट्स को हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं, दोबारा उनको रिसाइकल कर सकते हैं और हम उनको मैन्योर बना सकते हैं। बेस्ड ऑन द काइंड ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल यूज्ड मैन्योर कैन बी क्लासिफाइड एज। तो मैन्योर जो होते हैं ये हम देखते हैं मेनली टू टाइप्स के होते हैं। नंबर वन जो है दैट इज द कंपोस्ट एंड द वर्मी कंपोस्ट, और नंबर सेकंड जो है दोज आर नोन एज, उसको कहते हैं ग्रीन मैन्योर। तो द प्रोसेस इन विच द फार्म waste material like the livestock excreta, cow dung, etc., vegetable waste, animal refuse, domestic waste, sewage water, etc., eradicated weeds, etc., is decomposed in pits is known as the composting। तो कंपोस्टिंग जो होती है वो हम देखते हैं वो एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हम आप सिंपल में ये याद रखो कि बायोलॉजिकल बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो वाले वेस्ट जो हम देखते हैं जो ज़मीन के अंदर गलते सड़ते हैं, ठीक, तो वही वाले वेस्ट जो होते हैं जब वो ज़मीन के अंदर डिकम्पोज हो जाते हैं, जैसे काउ डंग होता है, वेजिटेबल वेस्ट होता है, एनिमल एक्सक्रीटा होता है, डोमेस्टिक वेस्ट होता है, ठीक, तो ये सभी चीज़ें जो होती है जब ये डिकम्पोज हो जाती है, एक पिट में डिकम्पोज हो जाती है, गड्ढे में डिकम्पोज हो जाती है, तो डिकम्पोजिशन जब इनकी होती है तो डेट प्रोसेस नोन एज द कंपोस्टिंग उसको कहा जाता है। तो ये कंपोस्ट जो होता है जो वहाँ पे फिर मैन्योर बन जाता है। तो कंपोस्ट जो होता है डेट्स रिच इन द न्यूट्रेंट्स, इसमें हम देखते हैं इसमें बहुत सारे न्यूट्रेंट्स पाए जाते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं कंपोस्ट जो होता है, जो एक घड़ा हम बनाते हैं तो उसमें हम देखते हैं उसमें अर्थवर्म्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। तो अर्थवर्म्स जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं जो प्लांट्स एंड एनिमल वेस्ट जो वहाँ पे होता है उसको हम देखते हैं ये जो होते हैं अर्थवर्म्स जो होती है इसको डिकम्पोज करते हैं। तो डेट इज नोन एज उसको वर्मी कंपोस्ट है, क्योंकि वहाँ पे वर्म्स का इस्तेमाल होता है, अर्थवर्म्स का इस्तेमाल, डेट इज नोन एज उसको वर्मी कंपोस्ट कहा जाता है। इसी तरीके से हम देखते हैं सेकंड एज द ग्रीन मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर जो होती है एक ऐसी प्रोसेस होती है जहाँ पे हम देखते हैं प्रियर टू सोविंग ऑफ द क्रॉप सीड, इससे पहले कि हम अपने क्रॉप्स की सीड जो है उनको सो करें, उनको बोएं, तो पहले हम देखते हैं हमारे ज़मीन जो होता है उसमें हम कुछ जो होते हैं प्लांट्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे हम देखते हैं सन हेम्प होता है या ग्वार होता है, ठीक। तो ये वाले प्लांट जो होते हैं जब इनको पहले वहाँ पे हम सो करते हैं, सो करने के बाद फिर इन पे प्लोइंग करते हैं। डेढ़ महीने ये जो होते हैं ये प्लांट जो होते हैं ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये ऐड होते हैं किसके साथ, ज़मीन के साथ, वहाँ पे सॉइल के साथ ऐड होते हैं प्लोइंग के साथ, और वहाँ पे हम देखते हैं इनकी डिकम्पोजिशन होती है। जब इनकी डिकम्पोजिशन होती है तो दीज ग्रीन प्लांट दस टर्न इनटू द ग्रीन मैन्योर। तो ये ग्रीन प्लांट जो होते हैं ये वहाँ पे ग्रीन मैन्योर बनाते हैं, और हम देखते हैं इस ग्रीन मैन्योर की वजह से हम देखते हैं हमारी सॉइल जो होती है उसमें फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है। टेर में वहाँ पे नाइट्रोजन जो होता है उसकी कंसनट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है, फास्फोरस जो होता है इसकी कंसनट्रेशन जो है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। तो डेट मीन बेनिफिट जो है मैन्योर जब हम कंपेयर करते हैं फर्टिलाइजर्स के साथ, तो मैन्योर जो होता है इसके बेनिफिट जो होते हैं या एडवांटेज जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू द फर्टिलाइजर। तो नंबर सेकंड पॉइंट जो है डेट इज़ हम अपने फील्ड जो है उनमें कैसे जो है क्रॉप जो है उनमें कैसे मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो नंबर सेकंड डेट इज़ फर्टिलाइजर्स का हम वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो फर्टिलाइजर जो होते हैं ये हम देखते हैं ये इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस होते हैं, कमर्शियली प्रोड्यूसर सब्सटेंसेस होते हैं, न्यूट्रेंट्स होते हैं, और हम देखते हैं ये वाले फर्टिलाइज़र जो होते हैं ये हमारे ज़मीन को देते हैं नाइट्रोजन, ये देते हैं फास्फोरस, ये देते हैं पोटेशियम। और इसी तरीके से हम देखते हैं दीज आर यूज टू इंश्योर गुड वेजिटेटिव ग्रोथ। और इसी से हम देखते हैं इसकी वजह से फर्टिलाइजर्स की वजह से हम देखते हैं वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वो अच्छी होती है, लीव्स अब बनते हैं, ब्रांच बनते हैं प्लांट्स में, और इसी से हम देखते हैं फ्लावर जो है वो बनते हैं, ठीक। और इसी से हम देखते हैं प्लांट जो होते हैं वो हम देखते हैं वो हेल्दी रहते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर जो होते हैं आर ए फैक्टर इन द हायर यील्ड्स ऑफ द हाई कॉस्ट फार्मिंग। तो हम देखते हैं कि फर्टिलाइजर्स का जब हम इस्तेमाल करते हैं तो वहाँ पे हम देखते हैं हाई कॉस्ट फार्मिंग होते हैं, डेट फर्टिलाइजर जो है इसे हम देखते हैं हमारे ज़मीन जो होता है उसमें हम देखते हैं फ़ायदा होता है, लेकिन हम देखते हैं मेनली हम देखते हैं वहाँ पे इसके जो ये जो होते हैं
इसके नुकसान भी वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं। तो फर्टिलाइजर शुड बी अप्लाइड केयरफुली इन टर्म्स ऑफ द प्रॉपर डोज। तो हम देखते हैं फर्टिलाइजर्स का जब हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं वहाँ पे हमें इसका प्रॉपर डोज देना चाहिए। टाइम जो है टाइम मैनेजमेंट हमें वहाँ पे होनी चाहिए, और इसी से ऑब्जर्विंग प्री एंड पोस्ट एप्लीकेशन प्रिकॉशन इन देयर कंप्लीट यूटिलाइजेशन। और हम देखते हैं प्री एप्लीकेशन और पोस्ट एप्लीकेशन प्रोसीजर जो है वो हमें वहाँ पे मद्देनज़र रखने हैं। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल sometimes the fertilizers get washed away due to the excessive irrigation and are not fully absorbed by the plant. This excessive fertilizer then leads to the water pollution. तो इससे हम क्या देखते हैं, जब ये जो होता है जब हम ज़्यादा डोज फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल करते हैं अपने फील्ड्स में, तो वो वाले फर्टिलाइजर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो हमारे प्लांट जो होते हैं अच्छे तरीके से उसको फुली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। तो उसकी वजह से क्या होता है, ये फर्टिलाइजर जो है डिज़ोल्व होते हैं पानी में, और पानी के साथ साथ ये वाला पानी फार्मर्स का पानी जो है जब ये वाटर बॉडीज़ में चला जाता है, रिवर्स लेक्स में चला जाता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे वाटर पोल्यूशन हो जाता है। और इसी तरह से हम देखते हैं जब हम कंटिन्यूस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स करते थे, तो कंटिन्यूस यूज़ ऑफ फर्टिलाइजर्स से हम देखते हैं कि सॉइल फर्टिलिटी जो होती है वो हम देखते हैं वो डिक्रीज़ हो जाती है, और इसी से जो वहाँ पे हम देखते हैं बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो सॉइल में पाए जाते हैं वो भी हम देखते हैं वो मर जाते हैं वहाँ पे, ठीक। और इसी तरह से हम देखते हैं इसमें शॉर्ट बेनिफिट्स जो होते हैं और लॉन्ग बेनिफिट्स जो होते हैं मैन्यूवर्स के। तो डेट मीन्स वो हम देखते हैं मैन्यूवर जो जब हम कंपेयर करते हैं फर्टिलाइजर्स के साथ, तो मैन्यूवर जो होते हैं वो हम देखते हैं वो सबसे अच्छे जो होते हैं बेनिफिशियल जो होते हैं हमारे खेतों के लिए पाए जाते हैं। शाबाश। तो इसी तरीके से हम देखते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग इज अ फार्मिंग सिस्टम विद अ मिनिमल नो यूज ऑफ द केमिकल्स एंड द फर्टिलाइजर्स herbicides, pesticides, etc., and with a maximum input of the organic manures, recycled farm waste, use of the bio agents such as the culture of the blue-green algae in preparation of the biofertilizers, neem leaves or turmeric, especially in the green storage as biopesticides। ठीक, तो हम क्या काम करते हैं कि ये जो होती है ऑर्गेनिक फार्मिंग जो होती है, ये हम देखते हैं एक ऐसी फार्मिंग होती है जहाँ पे हम देखते हैं केमिकल्स का कोई भी इस्तेमाल वहाँ पे नहीं होता है, फर्टिलाइजर्स का वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे इस्तेमाल नहीं होता है, हर्बिसाइड्स जो होते हैं डेट मीनस वो वाले इंसेक्टिसाइड्स डेट किल द वीड्स, और इसी तरह पेस्टिसाइड जो होते हैं, ठीक, तो वो वाले ये केमिकल्स डेट किल द पेस्ट्स, ठीक। तो इनमें हम देखते हैं इनका मिनिमम यूज़ वहाँ पे होता है, और मैक्सिमम यूज़ जो होता है वो हम देखते हैं वो ऑर्गेनिक मैन्यूअर्स का होता है। तो डेट इज नोन एज उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग कहा जाता है, और इस ऑर्गेनिक फार्मिंग की वजह से हम देखते हैं हमारी प्रोडक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज़ हो जाती है। शाबाश। इसी तरह से हम देखते हैं और एक प्रोसेस जो मैनेजमेंट में आती है कैसे हम क्रॉप्स को मैनेज करें, दैट इज़ द इरिगेशन। तो हम देखते हैं कि मोस्ट ऑफ द इंडियाज एग्रीकल्चर जो है डेट इज़ रेन फेड। ये हम देखते हैं ये बारिश के पानी के ऊपर हम देखते हैं ये डेट मीनस वहाँ पे जो प्रोडक्शन होती है वो हम देखते हैं उसका दारोमदार जो होता है वो हम देखते हैं वो रेन पे होता है। और हम देखते हैं मोस्टली हम देखते हैं इंडिया में रेनफॉल जो होता है वो हम देखते हैं वो मूनसून के सीज़न में होती है। अगर मूनसून के सीज़न में हम देखते हैं सफिशेंट रेनफॉल होता है तो वहाँ पे हम देखते हैं ग्रोइंग सीज़न जो होता है डेट में क्रॉप जो होते हैं उनकी ग्रोथ जो है वो हम देखते हैं वो अच्छे होते हैं। लेकिन अगर हम देखते हैं पोर मूनसून होता है तो पोर मूनसून की वजह से हम देखते हैं कि क्रॉप फेलियर वहाँ पे होता है, डेट मीनस क्रॉप्स की प्रोडक्शन ग्रोथ जो होती है वो हम देखते हैं वो अच्छी नहीं होती है, ठीक। तो इंश्योरिंग दैट द क्रॉप्स गेट वाटर एट द राइट स्टेज ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग सीजन कैन इंक्रीज द एक्सपेक्टेड यील्ड ऑफ एनी क्रॉप। तो हमें क्या काम करना चाहिए कि हमारे अपने फील्ड जो हमें वहाँ पे क्या काम करना चाहिए कि राइट टाइम पे हमें वहाँ पे जो है राइट टाइम पे हमें राइट स्टेज ऑफ ग्रोथ जो होता है या राइट स्टेज ऑफ ग्रोथ ऑफ प्लांट जो क्रॉप जो होते हैं वहाँ पे जब हम अच्छे तरीके से वहाँ पे उसकी इरिगेशन करते हैं, पानी उसको देते हैं, तो वहाँ पे हमें ये जो है यील्ड जो है वो हम देखते हैं वो अच्छे वहाँ से मिलते हैं। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि इंडिया जो होता है इसमें हम देखते हैं क्या क्या सोर्सेज जो है वो हम देखते हैं वाटर जो है उसके पाए जाते हैं। वाटर के सोर्सेज जो होते हैं वो हम देखते हैं वो इंडिया में हम देखते हैं क्या क्या पाए जाते हैं जिनके ज़रिए हम अपने खेत जो हैं इनको हम सैराब करते हैं। तो इसमें हम देखते हैं दीज इंक्लूड वेल्स, इसमें वेल्स आते हैं, इसमें कैनल्स आते हैं, इसमें रिवर्स आते हैं, और इसी से हम देखते हैं इसमें टैंक्स आते हैं, ठीक। तो डेट मीन इसमें वेल्स आ जाते हैं, कुएँ हम खोदते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं ट्यूबवेल्स का इस्तेमाल करते हैं, इनके ज़रिए हम देखते हैं
कि ये जो है अपने खेतों में हम पानी पहुंचा देते हैं। इसी तरह से हम देखते हैं कैनल, ज़्यादातर हम देखते हैं, अगर कश्मीर की बात करते हैं, जम्मू कश्मीर की बात, यहाँ पे कैनल्स पाए जाते हैं, ठीक, और उन कैनल्स के ज़रिए जो होते हैं हम देखते हैं पानी जो है इसको हम पहुँचाते हैं अपने फील्ड्स में। तो रिवर लिफ्ट सिस्टम्स होते हैं, कहीं पे हम ये देखते हैं कि रिवर्स जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं कैनल सिस्टम वहाँ पे नहीं हो सकता है, तो वहाँ पे हम देखते हैं लिफ्ट के ज़रिए हम देखते हैं पानी जो है उसको हम देखते हैं फील्ड्स तक पहुँचा दिया जाता है। और इसी से हम देखते हैं टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है, स्मॉल रिजर्वायर जो होते हैं उनका इस्तेमाल किया जाता है, और उसके ज़रिए हम देखते हैं पानी जो है इसको पहुँचा दिया जाता है फार्मर्स में। जब पानी वहाँ पर पहुँचा दिया जाता है फार्मर्स में, तो वहाँ हम देखते हैं वहाँ पर प्रोडक्शन जो होती है वो अच्छी निकलती है। और इसी से हम देखते हैं कि एग्रीकल्चर जो होता है, एग्रीकल्चर का पानी जो होता है वो हम देखते हैं इसमें हम इस्तेमाल करते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रोसेस, वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं कि जो भी हम देखते हैं जो पानी जो होता है, बारिश का पानी जो होता है, जब हम देखते हैं जब हम इसका इस्तेमाल करते हैं, थे, तो वहाँ पे हम देखते हैं जब हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं, डेट में ये जो है बारिश का पानी जो है जब हम इसको बचा के रख सकते हैं, तो इसको हम अपने फील्ड्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसी से हम देखते हैं कि जब हम चक डैम्स बनाएंगे, ठीक, तो चक डैम्स के ज़रिए भी हम देखते हैं अंडरग्राउंड वाटर जो होता है उसकी लेवल जो होती है वो हम देखते हैं वो इंक्रीज़ होती है, और वही पानी जो है उसको हम वेल्स के ज़रिए, ट्यूबवेल्स के ज़रिए जो है अपने फार्मर्स में पहुंचा सकते हैं। तो इसी तरह से हम देखते हैं थर्ड प्रोसेस जो है कैसे हम अपने ये जो है क्रॉप जो है इनको हम इनकी ये जो है यील्ड जो है उसको हम इंक्रीज़ करें, डेट इज़ द क्रॉपिंग पैटर्न, ठीक। तो डेट एक तो इसमें क्रॉपिंग पैटर्न्स के ज़रिए हम देखते हैं मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो हम देखते हैं हमें पहुँचते हैं, डेट इज़ मिक्सड क्रॉपिंग होती है। तो मिक्सड क्रॉपिंग में हम देखते हैं एक ही ज़मीन प्लाट के अंदर लैंड के ऊपर हम देखते हैं दो या दो से ज़्यादा क्रॉप्स जो हैं, फसल जो है उनको हम एक साथ वहाँ पे बो सकते हैं, उनकी कल्टीवेशन वहाँ पे कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल वीट और ग्राम की जाती है, वीट और मस्टर्ड की जाती है, ग्राउंड नट और सनफ्लावर की जाती है, ठीक। तो इससे हम देखते हैं अगर एक वाला क्रॉप जो है वो फेलियर होता है तो दूसरा वाला क्रॉप जो होता है उसकी ग्रोथ जो होती है वो हम देखते हैं वो अच्छी होती है। तो डेट इज़ नोन एज, इसको मिक्सड क्रॉपिंग कहा जाता है। और इसी से हम देखते हैं इंटर क्रॉपिंग। तो इंटर क्रॉपिंग जो होती है ये हम देखते हैं ग्रोविंग टू आर मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम फील्ड इन द डेफिनेट पैटर्न। तो हम देखते हैं डेफिनेट पैटर्न के ज़रिए हम देखते हैं दो या दो से ज़्यादा फसल जो होते हैं वो एक साथ हम देखते हैं एक ही फील्ड जो है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे किया जाता है। तो डेट इज़ नोन एज, उसको इंटर क्रॉपिंग किया जाता है। तो इंटर क्रॉपिंग में हम देखते हैं एग्जाम्पल जैसे हम देखते हैं डेट इज़ द सोयाबीन, और इसी से उसके साथ हम मेज़ को ग्रो कर सकते हैं। फिंगर मिलेट जो है बाजरा जो है उसके साथ हम काउ पी जो है उसको हम जो है कल्टिवेट कर सकते थे। तो वहाँ पे हम क्या देखते हैं द क्रॉप्स आर सिलेक्टेड सच दैट देयर न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स आर डिफरेंट। जो वहाँ पे हम क्रॉप्स सिलेक्ट करते हैं तो क्रॉप्स में हम देखते हैं वहाँ पे उनकी न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट को देख के हम देखते हैं जब उनमें डिफरेंट न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट्स पाए जाते हैं तो उसकी वजह से हम उनको वहाँ पे सिलेक्ट करते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो होता है लास्ट में हम देखते हैं ये कि हमें वहाँ पे जो है वहाँ पे क्रॉप ये जो है प्रोडक्शन जो है वो हमें लास्ट में यील्ड जो है वो हमें वहाँ से अच्छा निकलना चाहिए। तो इसी तरीके से हम देखते हैं द ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप्स ऑन द पीस ऑफ लैंड इन ए प्री प्लान सक्सेशन इज नोन एज द क्रॉप रोटेशन। और इसी से और एक प्रोसेस जो है नोन एज द क्रॉप रोटेशन। तो क्रॉप रोटेशन के जरिए भी हम देखते हैं एक ही सेम पीस ऑफ द लैंड जो है वहाँ पे हम क्रॉप्स की रोटेशन कर सकते हैं। तो रोटेशन के जरिए हम ये देख सकते हैं कि वहाँ पे जो है एक तो फर्टिलिटी जो है वो इंक्रीज होती है और इसी से हम देखते हैं प्रोडक्शन जो है वो अच्छी निकलती है। डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन क्रॉप रोटेशन डन फॉर द डिफरेंट क्रॉप कम्बिनेशन। तो हम देखते हैं कि उनकी ड्यूरेशन कितनी होती है कि एक क्रॉप जो होता है वो हम देखते हैं सोइंग से लेके हार्वेस्ट तक हम देखते हैं उसकी ड्यूरेशन कितनी रहती है, ठीक। तो क्रॉप रोटेशन जो होती है वो हम देखते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के हम देखते हैं क्रॉप्स के लिए डिफरेंट होती है। द अवेलेबिलिटी ऑफ द मॉइस्चर इरिगेशन फैसिलिटीज डिसाइडेड द चॉइस ऑफ द क्रॉप टू बी कल्टिवेटेड आफ्टर वन हार्वेस्ट। तो एक हार्वेस्ट करने के बाद एक कटाई करने के बाद हम देखते हैं जो हम देखते हैं वहाँ पे दूसरा फसल जो हमें वहाँ पे उगाना है तो वहाँ पे हमें पहले ये मद्देनज़र रखना पड़ता है कि वहाँ पे ज़मीन जो है इसमें मॉइस्चर जो है वो कितना है। या इसी तरह से हम देखते हैं कि कहीं हम देखते हैं कि इसमें एग्रीकल्चर फैसिलिटीज़ पाए जाते हैं नहीं पाए जाते हैं। If crop rotation is done properly, then two or three crops can be grown in a year with a good harvest। तो हम देखते हैं कि क्रॉप रोटेशन जो होती है जब इसको प्रॉपरली हम यूटिलाइज कर सकते हैं तो वहाँ पे हम दो से ज़्यादा हम देखते हैं क्रॉप जो है उनको एक साथ हम देखते हैं वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं। और इसी तरीके से हम देखते हैं वहाँ पे गुड ये जो है गुड यील्ड जो है उसको हम वहाँ से हासिल कर सकते हैं। तो विश यू ऑल द बेस्ट, हैव ए नाइस डे, थैंक्स।